अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने लगे हैं लेवल 7 डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हमने क्या देखना है कि ये जो डिस्कशन हमारी होगी ये किसी एक स्पेसिफिक इन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट की इसके अंदर बात नहीं की जाएगी, बल्कि इन डिटेल थॉरोली जो जनरल हमारा इन्वायरमेंट है जिसके कंपोनेंट्स एयर, लैंड, वाटर हैं, हम इनको इसके अंदर इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिनकी करेक्शन करने के लिए हमें बाकायदा इसकी जो इन्वायरमेंट है इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। अब ये जो है ये हमारा 6 यूनिट्स के ऊपर है, तो हम उन तमाम तर यूनिट्स को पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देन हम देखेंगे कि हमारा इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं उनको फिर हम कोर्स को फिनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला जो इसके अंदर यूनिट है वो है यूनिट 1, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे तो सही, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम्स, अब नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो जस्ट फोकस कर रहे होते हैं कि हमें कोर्स ही ऐसा मिल जाए या कोर्स के नाम में ही सस्टेनेबिलिटी आ जाए। तो याद रखिएगा कि कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कंपोनेंट्स हैं इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के। तो जब आप इन्वायरमेंटल सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी या वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह ये तमाम तर चीजें आ जाती हैं। ये तमाम तर चीजें आपकी क्या है कि वो इसके कंपोनेंट्स हैं। जब आप बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की तो है क्या मैं बताता हूं, लेकिन जब आप बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की या आप बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। आप इन दोनों को भी स्टडी कर रहे हैं, आप इन दोनों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की ही तरफ बढ़ रहे हैं और आप इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं। अब हमारे पास इसके अंदर जो चीज आती है वो है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम्स। तो पहले हमें इसके अंदर ये देखना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है और इन्वायरमेंटल सिस्टम्स क्या है। तो फिर ये सस्टेनेबिलिटी जो है इन्वायरमेंटल सिस्टम्स के अंदर किस तरह से काम करती है, मैं दोबारा बताता चलूं कि सस्टेनेबिलिटी जो है ये इसको हम कंसीडर करेंगे, इसका कंपोनेंट कंसीडर क्या करेंगे, बेसिकली इसका कंपोनेंट है आपके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। सस्टेनेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ नेचुरल सिस्टम्स फंक्शन, remain diverse and produce everything it needs for the ecology to remain in balance. It also acknowledges that human civilization takes resources to sustain our modern way of life. Basically जी सस्टेनेबिलिटी ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम प्रोग्रेशन तो करते हैं, हम जो हमारी सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हम इनमें आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन हम एक बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि हम अभी करंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या करंट कंडीशंस को डेवलप करने के लिए कहीं हम फ्यूचर का नेचुरल रिसोर्स जाया तो नहीं कर रहे, या जो फ्यूचर का नेचुरल रिसोर्स है उसको इस हद तक कंज्यूम तो नहीं कर रहे कि आगे आने वाले वक्त में जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम बने। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी हम इसलिए जो वर्ड यूज होता है इसका मकसद ही यही है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उनका जो यूज है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, कि हम किसी भी सूरत सिर्फ अपने प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए अपने फ्यूचर रिसोर्सेज को जो है वो क्या करें कि उनको कहीं कम ना कर रहे हो।
तो इसलिए हमें लाजिम क्या है कि सस्टेनेबिलिटी ये कहती है, ये वो स्टडी है जो हमें इस बैलेंस के अंदर रहने में मदद फराम करती है कि हमने डेवलपमेंट भी करनी है, हमने मॉडर्न एरा को भी देखना है, लेकिन इस दौरान हम कहीं फ्यूचर रिसोर्स को तबाह न कर रहे हो। तो इस बैलेंस को लेके चलने का जो नाम है वो सस्टेनेबिलिटी है। मजीद इसको कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब आ गया इन्वायरमेंट सिस्टम्स। इन्वायरमेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, कि हम इन्वायरमेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप आपको पता है वर्ड तभी यूज होता है कि जब हम किसी चीज को उसकी उस हालत से आगे बढ़ावा देते हैं, जब हम किसी चीज को उसकी मौजूदा हालत से आगे लेके चलने की बात करते हैं, उसको हम बेहतर करने की बात करते हैं, तो वो डेवलपमेंट होती है। वो फिर किसी भी चीज में होगी। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी बेहतर कर रहे हैं तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी डेवलपमेंट होगी। इसी तरह हम क्वालिटी में अगर बेहतरी ला रहे हैं तो वो क्वालिटी डेवलपमेंट्स होंगी। तो बेसिकली दीज आर डेवलपमेंट्स। तो अब इनका पर्पस क्या है कि बेहतरी आए। इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इज द इशू दैट प्रूव्स the most problematic, as most people disagree on political ideology, what is and is not economically sound, and how it will affect businesses and by extensions jobs and employability. अब इसमें आपने ये समझना है, ये टेक्निकली चीज मैं खुद इसको जो है वो देख चुका हूं। होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस इशू को जितना बड़ा ये इशू है उसी तरह से ये नॉर्मली हर जगह पे उसी तरह से बैडली हैंडल किया जाता है, या आप कह सकते हैं इनअप्रोप्रिएटली हैंडल किया जाता है। होता क्या है, अब लोगों का प्रॉब्लम है। अब आप किसी को, जिस तरह नॉर्मली आप मैरीन लाइफ की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कहाँ पे जाया करें, अगर मैरीन समुद्र में ना हम किसी चीज को फेंकें, दरिया में ना फेंकें तो कहाँ पे फेंकें। तो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इसको करने लगे तो इकोनॉमिकली ये साउंड नहीं है, हम अपना काम रोक दें, हम अपने ऑपरेशंस रोक लें। जिस तरह बहुत बड़ी जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा वेस्ट दे रही होती हैं, तो अब ये कहेंगे भाई हम इकोनॉमिकली, तो फिर वो इस तरह का माइंडसेट आ चुका है कि जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल सिस्टम्स का मकसद ही ये है कि हम लोगों की आइडियोलॉजी जो है उसको करेक्ट करें और उनको बताएं कि इसकी वजह से क्या होगा, कि इस टाइम पे वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली भी अगर किसी एक खास इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं तो इन्वायरमेंट ही आपका पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ही ना रहा तो आप किस तरह से काम कर पाएंगे, किस तरह से चीजें आपकी रिटेन रह सकती हैं या आप सस्टेन कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो बेसिकली हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है इसका ये आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है एनवायरमेंटल सिस्टम्स का। एनवायरमेंटल सिस्टम्स काम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हो और चीजों को बेहतर तरीके से किया जाए जिसके एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो। और सस्टेनेबिलिटी क्या करती है, इसके साथ इसको असिस्ट करती है कि हम ये डेवलपमेंट तो करें लेकिन हम किसी भी सूरत अपने करंट को सामने रखते हुए या अपने करंट सिचुएशंस की अरेंजमेंट्स को या करंट सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए अपने फ्यूचर रिसोर्स को डिस्ट्रॉय ना करें किसी भी सूरत। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सिस्टम कंटिन्यू है। इट इज ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग incentives for business and other organization to adhere to sustainability guidelines beyond their normal legislative requirement। अच्छा जी आप याद रखिएगा कि डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो होता है
लेजिस्लेटिव, या जिसको हम रेगुलेटरी भी बोल सकते हैं, बाय लॉ भी बोल सकते हैं, कि बाय लॉ उसके पास क्या रिक्वायरमेंट्स का सेट है। ठीक है जी। एक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, एक वो चीज जो लॉ चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, और एक वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने काम, अपने फंक्शंस को सामने रखते हुए एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। इन दोनों के बीच में एक और सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आता है जिसको हम इंडस्ट्री सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। अब यहां पर जो बात पॉइंट आउट की गई है उसमें ये इसने बतलाने की कोशिश की है कि बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को इंसेंटिव्स की तरफ लाया जाता है। क्यों भाई? वो इसलिए लाया जाता है कि जो सस्टेनेबिलिटी की गाइडलाइंस हैं ये लोग उनको भी सुने, उनको भी मद्देनजर रखें, ना सिर्फ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट तक बल्कि जो सस्टेनेबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है उनको भी सुने। ये कैसे होगा कि अब इसने ये बात क्यों यहाँ पे की और इसको हम कैसे समझेंगे? नॉर्मल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट की जब बात करता है तो उसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब बतला दिया जाता है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। वो डेलिब्रेट ना भी हो, इनडेलिबरेटली हो जाता है, अनडेलिबरेटली हो जाता है कि वो क्या करते हैं कि आपके वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी क्या करती है, ये अपने फीचर्स के अंदर एक फीचर ये रखती है कि ये बिजनेसेस को डिफरेंट तरीकों से इंसेंटिव्स देती है, जिसका मकसद ये होता है कि भाई तुम सिर्फ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट पे ना नजर रखो बल्कि जो सस्टेनेबिलिटी की गाइडलाइंस हैं उनको भी मद्देनजर रखो। इस तरह से लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएंगी, सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस भी जो है वो कंप्लीट होंगी और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोफेशनल नेटवर्क थिंक्स, एक्ट्स एंड वर्क्स ग्लोबली। अब जिस तरह से आपका मैंने आपको बताया कि ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ना अब बात होना, ये थोड़ा सा इसका वर्ड सामने आ गया है, लेकिन ये शुरू दिन से आपके इन्वायरमेंट सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोफेशनल नेटवर्क होता है ये बेसिकली चीजों के बारे में सोचता है, उन पे एक्ट करता है और ग्लोबली ये उसके ऊपर काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं हम जिनके ऊपर अभी सोचते नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यार इसका क्या फायदा है या ये कैसे हो सकता है। अब एक आप लोगों को आइडिया होगा, ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, अब बेसिकली उसका काम क्या है एआटा का? वो बेसिकली आपकी एयरलाइंस के ऊपर काम कर रही है, एयर रूट्स के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजेंसीज की वजह से उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स जब डाली गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तो उनका क्या, वो क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके पास विजन 2050 है, जिसमें उनकी कोशिश ये है कि हम ये जो आपका फ्यूल है, जो फ्यूल के ऊपर आपके एरोप्लेन्स चल रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा कंटेमिनेशन होती है एयर में। तो उन्होंने टारगेट ये रखा हुआ है कि हम 50% तक अल्टरनेट रिसोर्स पे चले जाएं और हम 50% तक अपने एरोप्लेन्स को फ्यूल जो हमारा है ये फ्यूल है इससे ट्रांसफर कर लें और कोई और टेक्नोलॉजी, किसी और चीज के ऊपर, किसी और ईंधन के ऊपर हम इसको लेके चले जाएं, लेकिन जो इस टाइम पे एरोप्लेन फ्यूल जो है उसके ऊपर से हम हटें। अब बेसिकली क्या हुआ, अब उन्होंने एआटा ने खुद तो ये करना नहीं था क्योंकि ये उनके प्रोटोकॉल्स में ही नहीं था। ये उनके प्रोटोकॉल्स में बात एआटा कब की बनी हुई है, ये उनके प्रोटोकॉल्स में बात आती है सन ईयर 2002 के बाद। और वो उसके ऊपर वर्किंग कौन कराता है? ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वाले। और इसमें कौन सा ग्रुप है? वो सस्टेनेबिलिटी वाला है, जो ये भी उनको बाउंड कर रहा है कि भाई तुम रिसोर्स तो लोगे लेकिन करंट सिचुएशन से निकलने के लिए कहीं फ्यूचर प्रॉब्लम ना कर देना।
ये ना हो कि 2050 विजन तुम अपना पूरा कर लो लेकिन उसके बाद चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम में जाना शुरू हो जाएं। तो इस तरह से ये सस्टेनेबिलिटी जो है ये काम करती है इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट होके। द इन्वायरमेंटल सिस्टम में बी अंडरस्टूड इन एन इकोलॉजिकल सेंस as the set of interactions between the elements of the biosphere, which includes the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere and the ecosphere। अब ये जितने भी स्फेयर हैं, ये आगे एक चार्ट आएगा, मैं उसके अंदर आपको ये समझाता हूं कि इन स्फेयर्स का क्या सीन है। अब बेसिकली इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, इकोलॉजिकल तो हो गया इन्वायरमेंट के हवाले से, जो एक आपका तवाज़ुन बरकरार है, एक इन्वायरमेंट चल रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये जो इन्वायरमेंट है इसको मजीद डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो ये सिर्फ फजा तक महदूद है। देन हाइड्रोस्फेयर, मैं मजीद बहुत डिटेल में आगे जाऊंगा इसके ऊपर। हाइड्रोस्फेयर जो ओवरऑल सतह जमीन के ऊपर जो वाटर है, ठीक है, लिक्विड है वो। लिथोस्फेयर क्या है, लिथो आपको पता है, लिथोलॉजी पत्थर के इल्म को बोला जाता है, और लिथो यहाँ से पत्थर से निकला है। लिथोस्फेयर मतलब ये है कि अर्थ का वो अपर क्रस्ट, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जमीन के ऊपर, सतह जमीन के ऊपर जो जमीन है उससे हमारा लेना देना है, उसके नीचे लैंड से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली लिथोस्फेयर उसको बोला जाता है कि जो आपका आपकी अर्थ का अपर क्रस्ट है स्टोन वाला, उसको लिथोस्फेयर कंसीडर किया जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है इकोस्फेयर। इकोस्फेयर में हम इसको कंसीडर करते हैं कि जहां जहां पर आपकी हयात है, हयात से मीन ये है जहां जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फिर आपके किसी भी शक्ल में हो, वो सारे के सारे आपके कंसीडर होंगे इकोस्फेयर के अंदर। तो ये डिफरेंट तरह का आपके स्फेयर्स हैं जो आपके किसके अंदर मौजूद है, बेसिकली वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी, the atmosphere is a prime mean for the special diffusion of pollutants and a temporary mean of their accumulation until they precipitate। अब इसके अंदर क्या सीन है जी, कि आपने इसको समझना कैसे है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, अब इसके अंदर ये तमाम तर चीजें मौजूद हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में सब चीजें आ गई, ये प्राइम मीन है। अब इसमें डिफ्यूजन और प्लूटेंट्स कैसे है कि हमने इन्वायरमेंट की, जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट सिस्टम्स की, तो उसमें हमारा काम क्या है कि जितने भी प्लूटेंट्स हैं, जितनी भी चीजें जो आपकी वेस्ट हैं, जो चीजें आपको खराब कर रही हैं, आपने उनको डिफ्यूज करना है। ठीक हो गया। तो ये जो स्पेशल SPATIAS स्पेशल आता है वर्ड, ये बेसिकली ऐसी चीज जो किसी जगह पे किसी जगह के साथ अपनी एक रिलेशन बना लेती है, किसी चीज के साथ एक बॉन्डिंग बना लेती है, तो उसको स्पेशल के तौर पे हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जितने भी प्लूटेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपकी इस एटमॉस्फेयर के अंदर रुक जाते हैं। तो हमें स्पेसिफिकली उनको टारगेट करके हटाना पड़ता है ताकि हम उस इन्वायरमेंट को क्लियर कर सकें। और उसके बाद अब इसकी एक्मुलेशन क्या है कि फिर हम कोशिश ये करते हैं, और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि हमने उनको वहां से डिफ्यूज करना है,
डिफ्यूज करने के बाद हम दोबारा उनको एक्यूमुलेट, वहां पे दोबारा जो जगह है वो किसी भी सूरत नहीं देंगे। होता क्या है कि जब सिर्फ उसको आर्जी तौर पर हम जब उसको आर्जी तौर पर हम उसको आर्जी तौर पर जब आगे पीछे करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, तो वो नई जगह पास में बना लेगा। तो आपका ये एटमॉस्फेयर के अंदर, स्पेशल डिफ्यूजन के अंदर, आपने क्या करना होता है कि उसकी एक्मुलेशन को उस वक्त तक आपने डिफ्यूज करना है जब तक कि वो अपनी जो उसने कहीं पे एक्मुलेशन के दौरान जगह बना ली है उससे आप उठा ना लें, उससे आप उसको हटा ना दें। तो ये हमें इसके अंदर करना पड़ता है प्लूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अराउंड 71%। आप सबको पता है कि जमीन के ऊपर 71% जो है वो पानी है। ये अभी बुक के है, कुछ और परसेंट बढ़ा है, ऑलमोस्ट इट इज 1% के करीब बढ़ गया है हाइड्रोस्फीयर। उसकी रीजन ये हुई है कि काफी सारा हिस्सा जो है वो आपके ये जो आइस सी या फ्रोजन सीज थे वो भी कुछ हद तक पिघले हैं, जिनकी वजह से अब ये जो अर्थ के ऊपर इसका जो हाइड्रोस्फीयर ने कवर किया हुआ है वो ऑलमोस्ट 72% के पास चला गया है। लेकिन ये बुक या नोट्स जो होते हैं वो पता है कुछ टाइम पहले के होते हैं, तो उस तरह अपडेट नहीं हुए ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इज एन इंपॉर्टेंट एक्मुलेटर ऑफ प्लूटेंट्स एंड अ सिग्निफिकेंट वेक्टर ऑफ डिफ्यूजन। अब जी, अब ये सीन क्या हुआ कि अब आपको भी पता है कि पानी जो है उसके अंदर बहुत सारे प्लूटेंट्स मौजूद हैं, एक्यूमुलेटर मौजूद हैं। तो अब हमारे पास हमने उसकी डिफ्यूजन करनी है, लेकिन किस हद तक करनी है? जितना हम यूज करेंगे हाइड्रोस्फेयर को, या जितना हाइड्रोस्फेयर से हमारा इंटरेक्शन है, हम उसको मैनेज करने की हद तक है। अदरवाइज नीचे जाके हम उसकी डिफ्यूजन पोल्यूटेंट्स की तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर वो जो पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट है एक्यूमुलेटर, उनको कहाँ पे निकाल के करेंगे? तो बेसिकली हमने क्या करना है कि वो हाइड्रोस्फेयर हो, वो लिथोस्फेयर हो, वो इकोस्फेयर हो या बायोस्फेयर हो, इन चारों में सीन क्या होगा? सीन ये है कि जितना हमारा इंटरेक्शन है हमने उस हद तक इन्वायरमेंट को मैनेज करना है। अब जी, द The lithosphere is the main source of pollutants since it is from where raw materials are extracted to support life and economic activities and a permanent accumulator. आपने देखा है कि जितने भी कीमती आपके पत्थर हैं या इस तरह की जितनी भी आपके मिनरल्स हैं वो तमाम तर इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी भी, बेशक वो हमें वहां से मिलते हैं, इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये सोर्स ऑफ प्लूटेंट्स भी है। ठीक है, पोल्यूशन होती है। आप सिंपल सबसे अपर क्रस्ट पे आप अर्थ के जब ये सीमेंट सैंड के लिए भी जाते हैं तो कितना सारा आपका जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये डस्ट ऐड हो जाती है। तो अब चीजें मौजूद हैं, लेकिन आपने क्या करना है? बात फिर वही आई है कि आपने इसी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो नहीं कि आप आज के दौर के लिए, सस्टेनेबिलिटी इसीलिए मौजूद है कि कहीं आज के दौर के लिए ये सब कुछ रगड़ के ना चले जाएं, वो भी खाली कर जाएं और इन्वायरमेंट भी उस हद तक पोल्यूशन इसके अंदर आ जाए कि बाद में हम इसको किसी भी सूरत कंट्रोल ना कर सकें। The ecosphere is the set of all living organisms, including animals and vegetation. They are temporary accumulators like lead and sources for pollutants, natural forest burning in a very complex set of relationship with the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. अब सीन ये है कि जो आपका हाइड्रोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है, इन दोनों का सीन ये है कि इन पे काफी हद तक चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इकोस्फेयर में नहीं हो सकता। इकोस्फेयर में क्या है कि इसमें आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट
या जिस तरह के अब उनकी मूवमेंट में अगर ह्यूमन बीइंग या एनिमल कर लें तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह मौसमी तब्दीलियों के साथ वेजिटेशन या प्लांट वगैरह के लिए प्लांटेशन है, ट्रीज हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं। अब ये जो हैं ये आपके वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज हो जाते हैं, वेदर की वजह से भी चेंज हो जाते हैं, सीजन्स की वजह से भी चेंज हो जाते हैं। तो इनका क्या सिनेरियो है कि ये हर वक्त ही आपको इनके ऊपर नजर रखना पड़ती है, और इनका कंट्रोल जो है वो बनिस्बत हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ज्यादा मुश्किल है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी है कि वहां पर क्या है कि हाइड्रोस्फेयर में कितना होगा, कुछ भी नहीं जी, वो पानी है। लिथोस्फेयर में स्टोन्स हैं, उनका कितना इशू, कोई इशू इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इशू क्या आता है कि हमें वो चीजें कंसीडर करनी पड़ जाती हैं जो उनकी बका के लिए वाइटल है, जो उनकी लाइफ के लिए वाइटल है, जरूरी है। ऐसी जरूरी चीजें जो उनकी बका के लिए लाजमी है, तो हम उसमें फिर हमें क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उन चीजों उन उन एरियाज पे, उन जगहों पे आपको इन्वायरमेंट मैनेज करने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखें जी, ये बायोस्फीयर हमारे पास आ गया। इसमें ये हमारे पास एटमोस्फेयर है, ये इकोस्फेयर है, और ये आपके पास हाइड्रोस्फेयर और ये लिथोस्फेयर है। अब ये जो इकोस्फेयर है ना, ये देखें इसने कैसी इनके साथ सबके साथ जो है कंप्लेक्सिटी क्रिएट की हुई है, सबके साथ इन्वॉल्वमेंट की हुई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्फेयर हो सकता है आराम से बैठा हो, ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है मेरे साथ चलते हुए। हाइड्रोस्फेयर है, हो सकता है साथ में बैठा हो, लेकिन इकोस्फेयर के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो सकते हैं जो हाइड्रोस्फेयर को भी डिस्टर्ब कर सके। इसी तरह लिथोस्फेयर में भी यही सीन हो सकता है। तो इसलिए ये बायोस्फेयर के अंदर ये सारे जो स्फेयर हैं, इनके अंदर हमें ये चीजें फेस करना पड़ती हैं। अब हमने इन्हीं की जो दुरुस्तगी है, इन्हीं के ऊपर जो वर्किंग है, यही हमें जो है पहले वो एनवायरमेंटल सिस्टम्स के ऊपर हमें लेके जाती है, वो हमें एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मिलती है, और उसको ऑन ट्रैक और बेहतर तरीके से करने में जो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर है वो हमें मदद देता है। इश्यूज फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, द इशू ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अच्छा जी, इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप तो हो गया, ताल्लुक वो तो ऑलरेडी हमें नजर आ गया, इंटरेक्शन हो रहा है उनका, रिलेशनशिप तो समझ आ गई बात। इंटर रिलेशनशिप तब बोलते हैं कि जब चीजें सिर्फ एक्सटर्नली कनेक्ट ना कर रही हो, बल्कि चीजें इंटरनली जब कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं तो हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये इंटर रिलेटेड हो गई हैं। इनका रिलेशनशिप क्या हो गया? इंटर रिलेशनशिप हो गया जब चीजें इंटरनली कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ थॉरो रिसर्च एंड ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू इकोनॉमिस्ट सॉरी रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अब देखिए गेम कहां तक चलेगी, इनकी बात यहां तक रुकती नहीं है। इसके लिए थारो रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, रिसर्चर्स क्या कहते हैं, पॉलिसी मेकर को भी लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अब पॉलिसी मेकर को आपने नहीं बताया या सस्टेनेबिलिटी ने उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं की, रिसर्च नहीं की है, तो पॉलिसी मेकर को कौन बताएगा कि भाई जो तुम अभी पॉलिसी बना रहे हो इसको कब तक रखना है, कैसे रखना है, आपने जो रिसोर्स आपके पास मौजूद है इसको कैसे मेंटेन करके चलना है। तो ये तमाम तर चीजें इसके रिलेशनशिप में आएंगी। Knowledge of the actual causal direction between sustainability, efficiency and growth has important implications for modeling environmental economics policy। अब जी सीन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है कि अब सस्टेनेबिलिटी का और कैजुअलिटी डायरेक्शन जो है इसके दरमियान एफिशिएंसी, ग्रोथ और मॉडलिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब बात यह है कि वो ये कहना यहां पर ये चाह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी और कैजुअलिटी डायरेक्शन
एक्चुअल कैजुअलिटी डायरेक्शन। अब इनका जो नॉलेज है उसको आपने जब यूज करना है किसके लिए, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, तो अब आपने देखना है कि भाई एफिशिएंसी भी हो, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। ये क्यों हो कि ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लिया है और सस्टेनेबिलिटी जो है वो रीजनेबल नहीं रही है। बहुत दफा क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर जाते हैं और उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी फंसना शुरू हो जाते हैं। तो हमने उसको अवॉइड करना है कि जो एक्चुअल पोजीशन है, जो डायरेक्शन है और वो और सस्टेनेबिलिटी जो है, इनका जो ताल्लुक है वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए कि इससे उसके जो है वो मुस्बत असरात ही पड़े, मनफी असरात ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका जनरल इन्वायरमेंट है वो सफर कर रहा है। तो ऐसा करने से बाकी चीजों का भी जो बैलेंस है वो आउट हो सकता है। द वेरियस सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिमांड अर्जेंट अटेंशन एंड प्लानिंग ऑफ एडिक्वेट पॉलिसीज टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए बात गहरी होती चली जा रही है। आप देखिए कि उसने पहले बात की कि भाई सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो एनवायरनमेंट नहीं चलना। अब एनवायरनमेंट को चला के, सस्टेनेबिलिटी को चला के आगे लाया, वो कहता है भाई सस्टेनेबिलिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं या सस्टेनेबिलिटी के साथ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो अब हर चीज डिस्कस होगी उसके वाइडर सेंस में और उसकी डिटेल में। तो यहां पर आके वो कहता है कि जो सस्टेनेबिलिटी की जाने पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, वो आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए ताकि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हल करने में उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाए, ना कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक और जो है आपके आगे पहाड़ खड़ा कर दे, जो प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ती चली जाएं। समझ आ रही है सबको? ठीक है, समझ आ रही है सारों को? मैं फिर आगे चलूं? जी सर, समझ। जी सर, जी जी, समझ आ काफी रही है। हद तक इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, अब ये आगे बढ़ता है, कहता है इन ऑर्डर टू फिल दिस गैप in the literature, this call for papers provides an analysis with special attention to the potential role of efficient use of natural resources, appropriate planning of environmental policies, and fulfillment of a sustainable economic growth. अब यहां पर आके इसको इश्यूज और फेस करना शुरू कर देता है। अब ये लेवल 7 की क्वालिफिकेशन है, इसलिए ना इसको चीजों को हर तरह से लेके जाएगा। यहाँ पे वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की, अगर ये लेवल 3 होता तो जहां तक सस्टेनेबिलिटी की अच्छाई थी वो बयान करते और हम तेजी से आगे चले जाते। लेकिन मसाइल ये हैं कि इश्यूज भी हैं। जब आप सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो एक बड़ी ही बारीक लाइन मौजूद होती है कि जो आपको जहां पे डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पॉजिटिव हो रही है या सस्टेनेबिलिटी ओवर रिएक्ट कर गई और इसकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं रही। अब इसके अंदर एक आपका जिस टाइम पे आप ये काम कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो वहां पर एक गैप भी क्रिएट होता है। वो गैप ऐसा क्रिएट होता है कि जो ओवरऑल इस सस्टेनेबिलिटी के प्रॉपर परफॉर्म ना करने की सूरत में एक इकोनॉमिक डिजास्टर जो है वो ला सकता है या इकोनॉमिक डिजास्टर खड़ा कर देता है। और वो इकोनॉमिक अनबैलेंस जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ठीक है, इशू है, हमें हमने देख लिया, लेकिन वो फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सर्वाइवल का इशू भी बन जाता है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्यूरेट अप्रोप्रिएट जो पॉलिसीज हैं वो हमें कंसीडर करना पड़ती हैं। टुवर्ड दीज गोल्स स्टडीज आर solicited addressing the following research questions including but not limited to। अब उसके अंदर क्या है कि वो कहता है कि अब गोल्स हैं, स्टडीज हैं जो इस इश्यूज को एड्रेस करती हैं, रिसर्च की क्वेश्चन सब कुछ, लेकिन हमने लिमिटेड नहीं करना, हमने और चीजों को लेके जाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए वो क्या कह रहा है
कह रहा है भाई सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट की हमने बहुत पढ़ लिया, और सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रेटेड है आपके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। लेकिन इशू क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें देखनी पड़ती है। और क्यों? क्योंकि अब ये जितने भी हैं आपके हाइड्रोस्फेयर वाले, आपके इकोस्फेयर वालों को तो इकोनॉमिकली अगर तगड़े नहीं होंगे तो मार पड़ेगी। वो आपका जो बैलेंस है, जो एक सिस्टम चल रहा है इस दुनिया का, वो भी आउट हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, बायोडाइवर्सिटी और डिसर्टिफिकेशन, अब इन तमाम तर चीजों के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। और ये ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके नतीजे में हमें क्या हो सकता है, हमें इसका इशू फेस करना पड़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब आगे आ गया इश्यूज फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन अर्थ, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो एयर और वाटर है, अब इनका इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ जो है वो है, ठीक है जी। देन हेल्थ इकोनॉमिक्स और वेस्ट मैनेजमेंट। हेल्थ इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है कि जो हेल्थ नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली जब पैदा होने के बाद ग्रो अप करते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें चलाता रहता है, ठीक है। एक नॉर्मल सिचुएशन, बहुत कम होता है कि कोई ऐसी बचपन से बीमारी हुई और प्रोलॉन्ग होगी या कोई ऐसी डिजीज होगी, ये स्पेशल केसेस नहीं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि हेल्थ नॉर्मली ग्रो करती रहती है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम के ऊपर खड़े रह के, और चलती चली जाती है। जब आपकी एयर और वाटर पोल्यूशन होती है तो आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। जब हेल्थ डिस्टर्ब होगी, अब जो आप हेल्थ रिटेन करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब आपकी हेल्थ इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल एक बंदा नॉर्मली ठीक चल रहा था, सही है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था। अब एक बंदा है, उसको किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हेल्थ इश्यूज हुए, उसको मेडिकेशन के बगैर वो अब उसको रिटेन नहीं कर सकता है, वो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें हेल्थ इकोनॉमिक्स, मतलब एक इशू नहीं है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन पे बात रुकती नहीं है कि भाई ये पोल्यूशन है इसको खत्म करो, इसके जो अगले इंपैक्ट हैं ऑन हेल्थ वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या चीज है कि जो आपकी बॉडी पे जो कुदरतन जो अल्लाह ताला की तरफ से आपका सिस्टम बना हुआ है, उसको जब डिस्टर्ब करेगी तो उसको वापस सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन की मदद लेनी पड़ेगी। और आपको बेहतर मालूम है कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं जिनकी मेडिकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव होती है कि वो आम बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं रहता। तो ये जो जो मसाइल हैं वो आगे चलते चले जाएंगे। देन आता है जी वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ये बात तो हर कोई कर देता है कि वो अगर एक आपका स्वीपर से लेके ना आप ऊपर तक जाएं वेस्ट मैनेजमेंट, या आप ये कहें कि जो वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं उन तक, हम उनको तो कह देते हैं भाई उठा के नहीं लेके गया। हम ऐसे तो बात कर देते हैं कि यार ये जो डिपार्टमेंट है काम नहीं कर रहा है। ओ भाई डिपार्टमेंट काम करेगा, लोग भी करेंगे, लेकिन वेस्ट भी तो कोई हद तक हो। आप शहर तो नहीं आबाद कर सकते वेस्ट के। तो उसके लिए क्या होता है, ये वेस्ट मैनेजमेंट, ये अभी कंट्रोल में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम इसको थोड़ा वाइडर चले, मैं सेंस में ले जाता हूँ इस स्ट्रीट और इस तरह से निकल के। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहती है भाई मैं तो क्या करूं, मैं तो प्रोडक्शन दे रही हूं, मेरा कैसे वेस्ट होगा। ओ भाई वेस्ट आपने अगर किसी, जी ये गवर्नमेंट का काम है या अथॉरिटीज का काम है वेस्ट को डिस्पोज ऑफ, ओ भाई आप ऐसे क्यों नहीं काम करते, आप ऐसे क्यों नहीं जो आप कह सकते हैं कि मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, आप ऑपरेशंस के तरीकेकार ऐसे क्यों नहीं कर लेते हैं, आपके जो रिजीम्स हैं, जो मेथड्स हैं, वेज हैं, वो ऐसे क्यों नहीं होते कि आप वेस्ट ही कम प्रोड्यूस करें, आपकी तरफ से वेस्ट की प्रोडक्शन ही कम हो जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है।
और इसकी वजह से आप किसी भी जगह पे नहीं कर सकते हैं। एक होता है वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम शुरू करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि कॉमन कॉन्सेप्ट ये है किसी भी मैनेजमेंट के हवाले से, किसी भी मैनेजमेंट के हवाले से, कि चीजें खराब होंगी तो मैनेज करेंगे। इसी तरह इसमें क्या है कि वेस्ट आएगा तो मैनेज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकली क्या है कि टेक्निकली वेस्ट की प्रोडक्शन पे कंट्रोल, इसी तरह किसी भी जगह पे किसी चीज के उस वजूद में आने के अमल को ही कंट्रोल करने को भी मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप रिसाइकल, रीयूज और इन चीजों में चले जाएं, रिप्रोड्यूस में चले जाएं। और भाई बात ये है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट का पहला स्टेप ये है कि आप उसको कंट्रोल करें। वेस्ट आपका जो है वो कम से कम होना चाहिए किसी भी चीज में। उसके बाद अब हमें मुख्तलिफ चीजें हैं जो हमें इसके साथ देखनी पड़ती हैं। वो है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिसी टूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल टूरिज्म। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी ये इसके इश्यूज के साथ बता रहा है भाई ये मिलती जुलती चीजें हैं, ये आगे चल के प्रॉब्लम भी होंगे। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट, वो कैसे होनी है और किस तरह से चीजें चलेंगी। The use and management of public and private natural resources is greatly affected by institutional, politico-economic and socio-economic factors. अब जो आपका ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रिसोर्स है ना, इसकी मैनेजमेंट के अंदर एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट के अंदर एक फैक्टर हमें नहीं मिलता, बल्कि इसके अंदर एक से ज्यादा फैक्टर हैं, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है। हमें इसके अंदर क्या इशू फेस करना पड़ता है कि हम एक तरह से मैनेजमेंट किसी भी जगह पे सीधी करने की पोजीशन में नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आया कि पहला इंस्टीट्यूशनल, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं वो इसके लिए होती हैं। फिर पॉलिटिको इकोनॉमिक, के आपकी जो इकोनॉमिक है किसी भी कंट्री की, ठीक है, वो आप इसको कंसिडर कर दें पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इस तरह से है कि इकोनॉमिकली ना, या आप माशियात पे इतनी तवज्जो दे जाते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो है ना वो कंप्रोमाइज कर बैठते हैं। फिर उसके ऊपर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपके जो माशरती मसाइल हैं या माशरती रवैये जो हैं वो बहुत सारा आपका नेचुरल रिसोर्स जो है वो फारिग कर जाते हैं। ठीक हो गया। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल क्या है, एक इंडस्ट्री है आपकी अपना फर्नीचर की, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उठते हैं, वो कहते हैं नहीं यार फलानी लकड़ी ले आओ, उसका तो बहुत मजबूत बनता है। अब वो लकड़ी एक तो होती कम है या उसके ऊपर वो नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्स फारिग करता है। अब वो लकड़ी कहीं पे हो सकता है, वो दरख्त जो है वो जमीन को स्ट्रेंथ दिए होते हैं, किसी भी जलजले सैलाब के चक्कर में वो हो गया। ये मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर पॉलिटिको इकोनॉमिक क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि भाई नेचुरल रिसोर्स है, रगड़ डालो जो चीज जैसे है, सिर्फ अपने बुनियादी मकासद के लिए इस्तेमाल करके कि वक्ती तौर पर हम चीज़ों से निकल जाएं। देन सोशो इकोनॉमिक क्या होता है फैक्टर, देखें सोशो इकोनॉमिक क्या है कि हर इंडिविजुअल क्या करता है, कोई लकड़ी काट लेगा, कोई इस तरह के दूसरे काम जरूरत से ज्यादा कर लेगा, जिसकी वजह से प्रेशर किस पे आता है, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आता है, और ये चीजें फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दीज फैक्टर्स ऑपरेट इन टैंडेम। अब होता क्या है, these factors operate in tandem.
टेंडम होता है कि आप किसी चीज को यकजा करके एट अ टाइम ही ना रगड़ा लगा रहे हैं एक से ज्यादा चीजों को at the household, regional, national, and international levels in affecting resource management. Any policy that focuses on only on one dimension of the problem, such as population growth. अब देखिए वही बात है जो मैंने आपको बताई कि पॉलिसी का जब फोकस एक तरफ हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एंड इग्नोर सच एज इशू एज पॉवर्टी इन्वायरमेंटली unsuitable cropping systems and the unavailability of non-farm employment opportunities will be inadequate. अब वो ही बुनियादी मसाइल का जिक्र कर रहा है जो सारे के सारे बुनियादी मसाइल हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर सब यही सेम टू सेम ये पैराग्राफ बिल्कुल फिट आता है हमारे ऊपर कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे होता है कि भाई आबादी इतनी होगी लेकिन बाकी जितने भी इश्यूज हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी आप बात करते हैं पॉवर्टी की कहा जाता है आबादी बहुत ज्यादा है किस किस को क्या क्या दें। आप फिर उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पॉलिसी ना होने की वजह से चीजें जो हैं वो मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। Social forestry projects have failed due to poor community participation, fragmented communities, poor social organization and disputes over the distribution of profit. अब क्या सीन है कि सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं है। हमें दो बार ही कहते हैं शजरकारी मुहिम में हम कुछ भी नहीं कोई भी नहीं मतलब मेरा नहीं ख्याल हम जो बंदे हम में से कोई इस अब किसी ने वैसे ड्यूटी में लगा दिया वो एक अलग बात है लेकिन हम में से किसी ने ना डेलिबरेटली या कम्युनिटी का पार्ट होते हुए हमने किसी ने एक ने भी ट्री जो है प्लांटेशन कभी भी नहीं की होगी शजरकारी में शायद स्कूलों में कहीं की हो। फिर उसके बाद पुअर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक है उनको क्या है वो सिर्फ कहती हैं कि भाई प्रोडक्शन हो जाए पैसा कमा लें। अब इसकी जो पोल्यूशन है या जो हमारी वजह से वेस्ट हो रहा है उसको हमें कुछ भी नहीं हमारा लेना देना नहीं है। हम तो प्रोडक्ट बना रहे हैं वेस्ट जाता है जाए लोगों के अपना फील्ड्स में जाए लोगों के रस्तों में से जाए उनके पीने के पानी में जाए उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड डिस्प्यूट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर ये होता है कि कई जगहों पर आपकी जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना होने की वजह से भी लोग ऐसी चीजों में अपना जो किरदार है वो नहीं निभाते। ट्रेडिशनल कम्युनल hunting and gathering activities adhere to institutional regulation. With the inception of urbanization, industrialization, and monetization of agriculture, the destruction of forest and pasture began. अब यहाँ पर क्या है कि फिर वही उसने बात की कि ट्रेडिशनल जो कार्रवाइयाँ हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी हमने हंटिंग करनी है कुछ लोग जो है कुछ चीजों का सिर्फ शौकिया इस्तेमाल करने के लिए चीजों को खराब करते हैं। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन अब जिस तरह जी बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो हैं वो बन रही हैं कहाँ पे बन रही हैं जहाँ पे आपकी गंदुम उगती थी जहाँ पे आपका चावल उगता था जहाँ पे आपके आम लगते थे। तो अब ये तमाम तर वो मसाइल हैं जो शौक पूरा करने के लिए तो हो रहे हैं लेकिन क्या मसाइल आ रहे हैं कि सस्टेनेबल जो रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल तबाह है और वहां पर बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा किसी भी तरीके से। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो जंगल हैं जो आपकी चरागाहें हैं वो आपकी खत्म होती चली जा रही हैं और ये चीजें क्या हैं कि ये आपकी जो लाइफ है इसको अनबैलेंस करती चली जा रही हैं। नेक्स्ट ही लैंड redistribution schemes have not effectively distributed land resources. Commercial business and forestry managers are all responsible for deforestation. अब ये क्या होता है जी कि जब भी कहीं पे अगर अप्रूव कर भी दिया जाता है किसी एरिया को किसी स्कीम को किसी लैंड की डिवीजन को तो वहां पर उसके सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पूरे करने होते हैं जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। लेकिन क्या होता है कमर्शियल बिजनेस जिसने सोसाइटी बनानी है वो कहेगा भाई ज्यादा से ज्यादा प्लॉट बिके इनके वाले करें और हम कहीं और सोसाइटी बना लें।
जो फॉरेस्ट्री मैनेजर्स होते हैं उनको वो कहते हैं यार इतने दरख्त हम यहाँ कहाँ लगाएं, फिर प्लाट कहाँ पे बनाएंगे, और मतलब ये नॉर्मल मसाइल की बात है। अब ये बड़ी बड़ी जगह आबाद करते हैं, शहर बनाते हैं, उस शहर में एक तवाजुन होता है कि इतने परसेंट आपने क्या करना है कि आपने फॉरेस्ट लगाने हैं, इतने परसेंट आपके जो है चरागाहें होंगी, इतने परसेंट आपने एग्रीकल्चर के लिए या चीजें इस तरह से छोड़नी है कि इन्वायरमेंट पे असर, वो कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। एक जो था वो भी तबाह कर रहा है, और दूसरा जो कमिट किया होता है वो भी नहीं करते हैं। लैंड मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल, परसेप्चुअल, एटीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ये बड़ा मुश्किल काम है जी। ये यही मसाइल हैं कि एक जाती इंसान के रवैये से लेके जो इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं, उन तमाम तरह का मसला जो है वो सिर्फ बिजनेस होता है, और वो किसी भी सूरत फोकस नहीं करते हैं। आप चाहे बड़ी भी जगहों पे, बड़ी कंट्रीज में होंगे, मास वाए चंद एक डेवलप्ड कंट्रीज के, हर जगह पे सिचुएशन ऐसी ही है। ठीक है। और इसलिए ये जो दुनिया के भी इन्वायरमेंट का तवाजन खराब हो रहा है, ये जिस तरह दुनिया के भी रिसोर्स, ये वजह क्या है कि रिसोर्स अनबैलेंस है। ना इंटरनेशनल कोई पॉलिसी है, ना मुल्कों की कोई पॉलिसी है। जाहिर बात है इंटरनेशनली अगर होगी तो जब लोग, कंट्रीज उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनली तो प्रॉब्लम बनेगी। तो जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया कि किस्सा पूरा टूट के पानी में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 72% में कन्वर्ट हो गया है वाटर। वो किस वजह से हुआ है? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। फिर टेम्परेचर के बढ़ने में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। समझ आई भाई ये अंत तक बात की? हाँ समझ आ रही है इसमें। अच्छा, अब आता है द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स आर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, इन्वायरमेंटल लेबलिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। ये अब वो उन चीजों की तरफ जा रहा है जो इसको पकड़ेंगी। ठीक है जी। वो क्या करेंगी? अब ये वो चीजें हैं जो इसको पकड़ेंगी, और जो इसका मकसद है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का वो। अब आता है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट टूल्स में हमारे पास सबसे पहले है इको बैलेंसेस। इको बैलेंसेस जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जितना भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके मुताबिक जो रिसोर्स हैं वो बैलेंस में चलें। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग में क्या होगा कि किसी भी तरफ या किसी भी जगह आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, तो उसकी बाकायदा तौर पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसकी मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल चार्टर्स। अब जो रिपोर्टिंग है वो तो ये करेगी कि फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे आपकी पोल्यूशन है, किसी भी जगह पे आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है और इस नोयत का कि आपको जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल चार्टर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पे जहां पे कोई एक्टिविटीज की जा रही हैं और खदशा है कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, तो वहां पे इन्वायरमेंटल चार्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। मतलब वहां पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनसे गारंटीज ली जाती हैं कि किसी भी सूरत आप इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज बुरे तरीके से नहीं होंगे। अब जी इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एन एनवायरमेंटल पॉलिसी सिग्नल्स अ कमिटमेंट टू 12 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट to environmental management and can prepare, sorry, to environmental management and can prepare the way for further environmental management activities। बेसिकली जी क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए, जो इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने रखती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, उसको हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी बोलेंगे। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। Environmental auditing is a tool for checking whether a firm or an organization is doing what it should be
डूइंग। अब ये ऑडिटिंग में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की क्राइटेरियाज थे, आया उनको फॉलो किया जा रहा है या कि नहीं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज फौरी तौर पर डी ट्रैक नहीं होती, या कोई भी चीज फौरी तौर पर ऑन ट्रैक नहीं आती है। कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें उसके डी ट्रैक या ऑन ट्रैक होने से पहले या होते हुए हमें क्या करते हैं कि हमें सिग्नल्स दे देते हैं, हमें उसके बारे में अवेयरनेस दे देते हैं। तो इसी तरह इन्वायरमेंटल जो इंडिकेटर्स हैं ये अलाउ करते हैं to allow a firm to measure both its environmental performance and its efforts to improve its performance। ठीक हो गया। तो बेसिकली इंडिकेटर से ही मालूम पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है, या उसकी जो एफर्ट्स हैं अगर बेहतर नहीं हो रही है तो उसकी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में है, कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, तो इस तरह उसको मालूम पड़ जाता है। अभी चलेंगे, अभी तो ये चीजों को टर्म्स की तरफ आ रहा है, फिर आगे मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ चलता चला जाएगा। इको बैलेंस। अब इको एक्सट्रीमली सॉरी, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। अवेलेबल है सर? जी सर, सर अवेलेबल है। जी जी, चलिए सॉरी। मैं अच्छा, अब मैं ये बता रहा था यहाँ पर कि हमारा क्या सीन था कि जो अभी हम इसको बनाते चले जा रहे हैं, इस पूरा जो हमारा कोर्स है, अब हम चीजों को बनाते चले जा रहे हैं, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन चीजों की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, इको बैलेंस। अ कंपनी इको बैलेंस रिकॉर्ड्स। अब ये मूव कर रहा है कंपनीज की तरफ, ये मूव कर रहा है आपकी फर्म्स की तरफ। ये उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप तमाम तर लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। आप ये सीख रहे ये हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्यों? क्योंकि खुले आसमान के नीचे तो आप में से या मेरे में से कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए ये अब उसको एज अ केस लेके चलेगा और हर बंदा इसको अपनी कंपनी या अपने से रिलेट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। Eco balance. A company eco balance records the various raw materials, energy resources, products, and waste entering, held within, and leaving a company over a specified period of time। अब जी ये इको बैलेंस के लिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी इको बैलेंस रिकॉर्ड करती है कि क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, वेस्ट क्या एंटर हो रहा है, और उसके बाद हम कंपनी में इन क्या हो रहा है, आउट क्या हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है, उसके क्या असरात हैं। तो ये तमाम तर चीजों को जो इस पे रिकॉर्ड रखा जाएगा उसको इको बैलेंस बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो बैलेंस है। बैलेंस, एक बैलेंस तो ये है जो आपका नॉर्मल होता है कि आप किसी चीज को बराबर सतह पे लेते हैं, बराबर उसको मेजर करते हैं, एक तो वो बैलेंस है। ठीक है, हम कहते हैं यार ये बैलेंस हो गया, ये बराबर हो गया। एक बैलेंस चेक के मानों में आता है। ठीक है, ये जो बैलेंस है ये चेक के मानों में आएगा कि वो चीजों को चेक रखे हुए हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये इको बैलेंस हमारा चेक रखने वाला बैलेंस है। ये इको बैलेंस मुराद ये नहीं है कि आपकी तमाम तर चीजें जो है वो बैलेंस में चल रही हैं या बैलेंस्ड हैं, ऐसा नहीं है। ये इको बैलेंस इको चेक के मानों में आएगा। देन लाइफ साइकिल असेसमेंट। Life cycle assessment, LCA, is a tool for identifying and assessing the various environmental impacts associated with a particular product।
अब ये लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होती है हमारी, के लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होती है हमारी, कि कोई भी चीज, पहले तो हम ये समझेंगे कि लाइफ साइकिल क्या है। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज उसके वजूद में आने से लेके, उसके इस्टेब्लिश होने से लेके, उसके खत्म होने तक, उसके एंड होने तक, जो भी फेजेस वो एंजॉय करेगी या जो भी फेजेस उसके अंदर आएंगे, हम उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज को लाइफ साइकिल के अंदर उसका लाइफ साइकिल बना लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी कितनी स्टेजेस आई इसके लाइफ साइकिल में, देन उन लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस को की असेसमेंट करने को हम लाइफ साइकिल असेसमेंट का नाम देते हैं। इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द वेरियस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने जो बात बोली कि एक प्रोडक्ट के हर वक्त एक जैसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एक जैसे इंपैक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक हो गया। कितनी जगहों पे आप देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोल्ड टेम्परेचर में तो रिएक्ट ही नहीं करती हैं, कोल्ड टेम्परेचर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करती हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर हाई होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हर, अब ये इसलिए कहता है लाइफ साइकिल, मतलब उसकी तमाम स्टेजेस डिस्कस जब हो जाती हैं, असेस हो जाती हैं, तो हर स्टेज बता देती है कि भाई यहाँ पे इस हालात में ये प्रॉब्लम करेगा। तो वो जो सस्टेनेबिलिटी वाली बात है, ये मैनेजमेंट वाली बात है, वो यही है कि जब वो ज्यादा इशू क्रिएट करता है वहीं पे हमने उसको पकड़ना होगा। वो पकड़ हम तब सकते हैं जब हमने अच्छी लाइफ साइकिल असेसमेंट परफॉर्म की हुई होगी। तो आगे आ गया environmental labeling. Environmental labeling schemes award an environmental label to those products that are judged to be less harmful to the environment than others within the same product group. अच्छा, ये क्या होता है कि जिस तरह वेस्ट है, जिस तरह हैजर्डस सब्सटेंस होते हैं, इसी तरह ना बहुत सारी गैसेस हैं। अब इन तमाम तर गैसेस, इन तमाम तर वेस्ट की, इन तमाम तर हैजर्डस प्रोडक्ट्स की, इन तमाम की लेबलिंग की जाती है। इनकी इन्वायरमेंटल लेबलिंग स्कीम ये होती है कि ये चीजें इन्वायरमेंट के अंदर किन हालात में किस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं और कैसे इनके क्या जो इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं वो पड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को, उस हिसाब से जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको लेबल कर लिया जाता है और फिर उनको उन इन्वायरमेंट से अवॉइड किया जाता है जहां पे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं। जैसा बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारा हैजर्डस मटेरियल है और बहुत सारा वेस्ट भी होता है जिसको लेबल करके रखा जाता है। अब आगे आ गया अच्छा, वो लेबलिंग जो होगी ना वो सिर्फ आप बाद में शुरू इस तरह नहीं होता। लेबलिंग उसकी प्रोडक्शन से लेके उसके वेस्ट तक हर उसके ऊपर लेबल्ड होती है। इवन उसकी अगर ट्रांसपोर्टेशन कर दी है तो वो लेबलिंग हुई होगी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने इसको कैसे टैकल करना है। तो ये चीजें चलती हैं, आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आगे आए जी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग। ये तमाम तर चीजें पहले जो थी वो सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम इनको लेके डिटेल में चल रहे हैं। Environmental reporting, having undertaken various environmental management initiatives to improve its environmental performance, a company or an organization may wish to communicate the results of these initiatives to the outside world. अब वो जो मैं चीजें डिस्कस की आपके साथ कि जितनी भी चीजें हो रही हैं उनका कोई इनिशिएटिव लिए, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो वो तब भी होगा, कोई रिपोर्टिंग होगी, कोई चीजें हो रही थी उसके ऊपर कोई कैसे बेहतर किया या बताएंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, तो कोई इनिशिएटिव्स लेंगे तो बात बनेगी। तो इस तरह ये रिपोर्टिंग सिस्टम वहां पर इन्वॉल्व होता है। एनवायरमेंटल चार्टर्स, there are a number of environmental charters and guidelines to which a firm, company or an organization can subscribe in order to demonstrate its commitment to responsible environmental management. अब क्या है जी कि मैंने आपको जिस तरह बताया, environmental charters are some type of guarantees
वो गारंटी क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन वो गारंटी देती है हम इन सर्कमस्टांसेस में काम करेंगे, हम इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। और गाइडलाइंस क्या है कि जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की गाइडलाइंस हैं कि इसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म। चार्टर वो है जिसके लिए वो पाबंद हैं, वो करेंगे ही करेंगे। गाइडलाइंस वो सेट है जिसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों चीजें वहां पर शामिल होती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब परफॉर्म करे तो वो इनको फुलफिल करेगी या इनके ऊपर लेके चलेगी। अच्छा जी, अब हम इस पे ये यहीं तक रोकेंगे। हम अगला टॉपिक टोटली चेंज हो रहा है, उसको मैं अगले टॉपिक के साथ मिला के डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कुछ बात की, तो उससे पहले हमने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बात की। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की, देन हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स पे बात की, हमने सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज पे बात की, हमने इन्वायरमेंट के जो आपका बेसिकली जो डिवीजन है इन्वायरमेंट के अंदर, जो आपकी हाइड्रोस्फेयर की है, इकोस्फेयर की है, बायोस्फेयर की, एटमोस्फेयर के अंदर जो चीजें सारी हैं, इन पे डिस्कशन, लिथोस्फेयर की बात हुई। उसके बाद हमने बड़ी डिटेल में सस्टेनेबिलिटी जो है इतनी आसान भी नहीं है, इसके साथ इश्यूज क्या हैं, फिर उन इश्यूज को हैंडल कैसे करना है, देन हमारे पास क्या मैनेजमेंट की एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की जो टेक्निकल और मैनेजमेंट टूल्स क्या हैं, वो तमाम तर हमने डिस्कस किए। तो इस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते रहेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कर लें। सर जी क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आप ये मटेरियल हमारे साथ शेयर करें और फिर हम इसको थोड़ा स्टडी करके मैंने इंशाल्लाह ग्रुप में मैंने फिर इसको लास्ट प्रेजेंट भी टाइम भी करेंगे। आपको कमिट किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका था, जी जी। लेकिन कल मैं मेक श्योर करूंगा इंशाल्लाह आप सब भाइयों को मिल जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह हम तो इसको स्टडी जी करके फिर श्योर। ग्रुप में जो नहीं, क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह कल करेंगे मैं इंशाल्लाह। मेक श्योर करूंगा क्योंकि यहाँ क्योंकि पर टाइम नमाज थोड़ा से सा पहले शॉर्ट पहले। होता है। जी। तो जी जी, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन की कोशिश नहीं करते। हाँ, बाकी बाकी इसको मैं रिकॉर्ड भी अभी जो कर लिया है इसको मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो उसका मैं लिंक भी भेज देता हूँ आपको। ये मैं अभी स्टॉप कर ओके देता हूँ जी। रिकॉर्डिंग। चलिए सर जी, इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा।